द स्ट्रीट। मैं हूँ सी सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम पे आए सेबी ऑर्डर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेबी ने क्या क्या की फाइंडिंग्स निकाली है ब्राइटकॉम के कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज के अंदर। व्हाट सेबी हैज़ कम आउट विद फाइनली इन द ब्राइटकॉम। इट्स एन इंटरिम ऑर्डर एंड फाइनल ऑर्डर इज येट टू बी कम। ओके, सो वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट की फाइंडिंग्स फ्रॉम द सेबी एंड व्हाट आवर अर्लियर फाइंडिंग्स ऑल्सो। एज यू माइट अवेयर, हम लोग ने 1 मार्च 2022 को लगभग स्टार्ट किया था ब्राइटकॉम के कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रेड फ्लैग्स को कवर करना। वी हैव ऑलरेडी मेड 2 वीडियोज एंड दिस इज आवर 3rd वीडियो। तो विल ऑल्सो कवर आवर की फाइंडिंग्स एंड सम ऑफ दोज की फाइंडिंग्स वर ऑल्सो कवर्ड इन सेबी ऑर्डर। ओके, so we'll see how it goes. And also the most important part of this video will be what are the key learnings for the retail investors and other investors from the Brightcom saga. Okay, so let's get into this. And if you are coming to our channel for the first time, please do like, subscribe and share as much as you can so that investors can save their money and help in investing. Okay, so we start with, okay, so finally SEBI has come up with the Brightcom order, and this order broadly covers like 6 parts. Okay, so first of all, the first part is which is also the topic: misleading shareholding pattern, undisclosed and non-audited subsidiary financials, DOM settlement which is related to the Lycos acquisition, and 4th part है misleading disclosures का, 5th part है statutory auditors और independent directors की ineligibility पे question किया गया, and 6th the most important part and one of the biggest is accounting irregularities up to amount of 1280 crore rupees. Okay, which is a big amount for a company with a market cap of around 3000-4000 crores. Okay, सो लेट्स स्टार्ट विद मिसलीडिंग प्रमोटर शेयर होल्डिंग। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी जब भी एक कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको डिस्क्लोज होता है एक्सचेंज के अंदर, तो उसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये होता है, ये सारा जो डेटा होता है शेयर होल्डिंग का डिपॉजिटरीज के पास मेंटेन होता है। ठीक है, डिपॉजिटरीज बेसिकली द बैंक। ओके, डिपॉजिटरीज से डेटा आरटीए के पास आता है। ठीक है, और आरटीए कंपनी को बेचता है एंड देन इट गेट्स अपलोडेड ऑन द एक्सचेंज। ठीक है, तो आरटीए कंपनी को देता था, वो एक्सचेंज को डालते थे। ब्राइटकॉम के केस में क्या हुआ, कंपनी ही अपना डेटा बना के डाल रही थी। ओके, सो देयर इज अ huge difference in the what has been disclosing to the exchange by the company through manual data and what actual data is the shareholding of the as per the RTA. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे द कॉलम नंबर दिस पर्टिकुलर कॉलम, ओके, आई हाईलाइट दिस। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने येलो हाईलाइट किया है, जहाँ पे ब्राइटकॉम की शेयर होल्डिंग लगभग अगर आप देखोगे तो मोर देन 10% से वेरिएट हो रही होगी। सो लेट्स गो फॉर वन ऑफ द एग्जाम्पल जहाँ पे लगभग 29% का यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस पर्टिकुलर शेयर होल्डिंग, ओके, 31 मार्च 2021, जहाँ पे कंपनी ने बोला था 36% की शेयर होल्डिंग है, एक्चुअल शेयर होल्डिंग वहाँ पे कंपनी पे आरटीए के हिसाब से 7.24% थी। सो दिस इज अ ह्यूज गैप एंड दे हैव बीन इन्फ्लेटिंग देयर शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न सिंस अराउंड 2016 और इवन वी गो बैक टू लाइक 2015 एज वेल। ओके, so Brightcom has been inflating their shareholding and they are misleading the disclosures of promoter shareholding. As per SEBI, the June 2022 के आसपास जो इनका शेयर होल्डिंग बैठता है वो करीबन 3.5% का बैठता है। ठीक है, जो कि इनका डिस्क्लोज शेयर होल्डिंग 18.47% का है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर इशू दे हैव केम अप विद द ब्राइटकॉम। ओके, उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई है, सेबी ने और एनएसई ने इनसे मल्टीपल टाइम्स क्लैरिफिकेशन लिया था ऑन द शेयर होल्डिंग पैटर्न, विच उनकी जो क्लैरिफिकेशन ब्राइटकॉम ने दिए हैं विच इज रिस्पेक्ट टू द प्लेज शेयर्स एंड ऑल दोज दैट वर अनसेटिस्फैक्ट्री, अनटेनेबल एंड इनकम्प्लीट. And finally NSE also put it on their website that these they have raised the questions. ठीक है, और वो उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे उनको जो जवाब मिले थे वो अनसेटिस्फैक्ट्री एंड इनकम्प्लीट है. ठीक है, सो दिस वाज एन इशू ओवर द ब्राइटकॉम shareholding pattern. Okay, and then there is an interesting connection which we are going to discuss later part of the story that Brightcom के अंदर जो उनके आरटीए अपॉइंटेड आरटीए हैं वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर से भी रिलेटेड पार्टी है. ओके, सो विल डिस्कस लेटर ऑन. देन फाइनली ब्राइटकॉम हैज द सेबी हैज ऑल्सो रेज द कंसर्न्स ओवर द सेबी रेगुलेशंस लाइक पीटीआई एंड prevention of insider trading and SST disclosures and other regulations. Okay, so that has been the case with the Brightcom. So this is the interesting part. Okay, and we all know we have also covered this shareholding pattern in our previous thread where we raised the concern that promoters have sold their 20% stake and didn't make a disclosure,
and that part of that particular red flag which we have raised along with the morning context and Sanjay Sharma, one of the retail investor who have initially exposed this particular fact, has been also noted in the SEBI's order. Okay, so this was one of the most important part of that कि SEBI ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि जो ब्राइटकॉम के अंदर प्रमोटर्स ने 20% स्टेक बेचा था एंड उसका जो डिस्क्लोजर नहीं आया, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन वाई सेबी हैज इंटरवीन्ड इनटू दिस पर्टिकुलर कंपनी. ओके, सो दिस इज द केस. Okay, I'm just giving you a comprehensive analysis so that you can make a informed decision. Okay, then finally second point जो हमने already raise किया था, exclusively by Beat the Street, not audited subsidiaries and non availability of the financials. Okay, सो यहाँ पे सेबी का एक एलओडीआर रिक्वायरमेंट है जो बोलता है 80% ऑफ द एसेट्स रेवेन्यू एंड पैट शुड हैव बीन ऑडिटेड एंड रिव्यूड क्वार्टरली. ओके, इन केस ऑफ ब्राइटकॉम अराउंड 80% ऑफ द रेवेन्यू एंड पैट एंड एसेट्स वर अनऑडिटेड. इफ़ यू सी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं पे 90% है, 100% है जहाँ पे पैट का रिव्यू नहीं हुआ है. ओके, एंड वी हैव रेज दिस कंसर्न. अगर आपने देखा होगा, इफ़ यू रिमेंबर, हमने लास्ट टाइम बोला था कि जो इनकी कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट आती है उसके अंदर जो ऑडिटर है वो क्या लिखते हैं, वी हैव नॉट ऑडिटेड सब्सिडरीज. ओके, बट यहाँ पे उन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि किसी और ने ऑडिट किया भी है या नहीं किया है. बट फाइनली सेबी हैज़ फाउंड आउट कि वो किसी और ने भी ऑडिट नहीं किया था. ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि सेबी ने एक ऑडिट का स्टैंडर्ड होता है ऐसे 700, उसका भी नॉन कंप्लायंस है. ठीक है, तो ये चीज़ है. देन दे हैव फाइनली गिवन द नंबर ऑफ सब्सिडरीज जिनका ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ है. तो अराउंड 4 सब्सिडरीज है जिनका ऑडिट हुआ है, बाकियों का नहीं हुआ है. ठीक है, तो दिस वाज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट की नॉन ऑडिटेड सब्सिडरीज यहाँ पे पाई गई. एंड मैं आपको बता दूँ, इट्स वेरी पर्टिनेंट टू नोट हियर कि ब्राइटकॉम डिराइव्स मोर देन 95% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम दीज फॉरेन सब्सिडरीज. ओके, और अगर उनकी बुक्स ऑडिटेड नहीं है, इट रेजेज अ लॉट ऑफ इशू ऑफ लैप्सेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू. देन वी कम बैक टू द सब्सिडरी फिनेंशियल्स. ओके, तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर कंसर्न रेज किया था कि सब्सिडरी फिनेंशियल्स डिस्क्लोज नहीं होते वेबसाइट पे, दो वन ऑफ द एलओडीआर रेगुलेशंस रिक्वायर द डिस्क्लोजर्स ऑफ सब्सिडरी फिनेंशियल्स एटलीस्ट एनुअली, तो वो डिस्क्लोज नहीं हुए थे. एंड देन सेबी ऑल्सो केम अप विद द पर्टिकुलर थिंग दैट कि सेबी ने बहुत बार इनसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनवॉइसेज, एग्रीमेंट, अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स मांगे थे जो उन्हें नहीं मिले हैं. ठीक है, दे ऑल्सो नोटेड सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसीज एंड डिफरेंसेज इन द अकाउंटिंग ऑफ द सब्सिडरीज. ठीक है, तो यहाँ पे सेबी ने इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ किया है कि जो ब्राइटकॉम के कंसोलिडेटेड एफएस है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं देते हैं. ठीक है, एंड वी ऑल्सो हाईलाइटेड दिस लॉन्ग बैक. सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू. यहाँ पे मैं आपको बस स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ सेबी के ऑर्डर के. ये वो ऑर्डर है. ये टेबल क्या बता रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे जितने भी अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज डिफरेंसेस है ना, वो उन्होंने यहाँ पे बताया है. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट एंट्री फाउंड इन द लेजर्स. ठीक है, नो एडवांस पेमेंट वर रिकॉर्डेड इन द लेजर्स. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे जो अपने एक्सपेंसेस थे वो सारे उन्होंने लास्ट डे ऑफ द ईयर बैठ के सिंगल जर्नल एंट्री से अदर करंट एसेट्स में डाल दिए. बेसिकली दे आर इन्फ्लेटिंग देयर एसेट्स एंड अंडर रिकॉग्नाइजिंग द एक्सपेंसेस. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर कंपनी इस तरीके से करेगी तो जो उसके फाइनेंशियल्स आपको दिख रहे हैं, डबल डिजिट ग्रोथ जो दिख रही है, वो कंप्लीटली कैन बी रॉन्ग ऑल्सो. ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द ब्राइटकॉम. ठीक है, तो ये उन्होंने किया है. सो नॉन डिस्क्लोजर्स पे यहाँ पे कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, वो सेबी के ऑर्डर में है. आई एम जस्ट क्विकली गिविंग यू अ ब्रीफ इनसाइट. ठीक है, देन थर्ड पॉइंट इज लाइकॉस एंड डॉम सेटलमेंट. अब इसकी पूरी कहानी क्या है, तो 2010 के आसपास लाइकॉस करके कंपनी थी जो ब्राइटकॉम ने खरीदी थी, जब ब्राइटकॉम का नाम वाइब्रेंट मीडिया हुआ करता था. तो वाइब्रेंट मीडिया का ब्राइटकॉम हैज एक्वायर्ड दिस लाइकॉस फ्रॉम डॉम. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था, इनिशियल डील जो थी, इन्होंने $20 मिलियन में स्टेक खरीदा था. देन लाइकॉस के जो ओनर्स थे, प्रीवियस ओनर डॉम ने यहाँ पे केस किया था कि यहाँ पे इसकी प्राइस $20 मिलियन नहीं बल्कि $36 मिलियन होनी चाहिए. देन दे गेट इनटू द कोर्ट एंड वो सब उनकी लड़ाई झगड़े हुए एंड इट वाज अ रफ टसल. देन फाइनली न्यूयॉर्क के कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया था, आइदर यू पे $16 मिलियन और यू गिव बैक द शेयर होल्डिंग ऑफ द लाइकॉस टू द ओल्ड शेयर होल्डर्स. देन फाइनली उस कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई है. यहाँ पे जो एक चीज़ बोली गई है कि उन्होंने फाइनली उसका जो रिसीवरशिप है ऑफ 56% हैज़ बीन सेंड बैक टू द डॉम सेटलमेंट. ओके, सो फाइनली द करेंट स्टेटस ऑफ दिस लाइकॉस इज दैट वो आज की तारीख में कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, क्योंकि 56 पे शेयर होल्डिंग अभी भी डॉम को वापस देनी पड़ी बिकॉज ऑफ न्यूयॉर्क का कोर्ट ऑर्डर. ओके,
एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जिस कंपनी ने इसको खरीदा था उसने पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट को भी राइट ऑफ मार दिया है, ठीक है। उनके सारे प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स एंड एवरीथिंग हैज़ बीन रिटर्न ऑफ, but this has not been disclosed by the Brightcom itself. They always claiming that they are in the they are in process of settlement, but they never made a disclosure that the 56 shareholding percent shareholding has been already sent back to the DOM pursuant to the New York court order. And then SEBI also questioned them ki when you are expecting the finally the conclusion of this whole fiasco, okay, आप कब एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये कब हो जाएगा। तो सुरेश रेड्डी ने सेबी को रिप्लाई किया था नवंबर और 2022 और अक्टूबर 2022 को ये लोग रिसॉल्व कर देंगे, बट दैट स्टिल हैज़ नॉट बीन डन, ओके। द डॉम सेटलमेंट टुडे इज इटसेल्फ इज पेंडिंग and it has been more than like 10-12 years the case is still pending, okay. So raising lot of issues on the what companies trying to claim and give the narratives or you can say guidance, okay. So this is a problem with the Brightcom and we have raised the concern for this as well. एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्राइटकॉम ने एक और चीज़ किया था, इन्होंने ना वाइब्रेंट मीडिया जो इनकी कंपनी थी सब्सिडरी जिन्होंने इसको एक्वायर किया था ना डॉम लाइकॉस को, उन्होंने 2015 में ना बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था एंड दे एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट दिस वाज जस्ट डन टू डिले द सेटलमेंट एंड द पेमेंट टू द डॉम। सो दिस आर द टैक्टिक्स ऑफ देम। एंड फाइनली यहाँ पे एक और चीज़ बोली है कि सिंस लाइकॉस की अभी राइट ऑफ कर दिया गया है, तो जो वाइब्रेंट मीडिया है जो इनकी सब्सिडरी है उसका अभी भी आई थिंक जो नेट एसेट्स वगैरह है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे सेबी ने बोला उसका इम्पेयरमेंट आपको करना चाहिए था, दो बिकॉज इट हैज़ अ नेगेटिव बैलेंस शीट, नेगेटिव रिजर्व्स है, बट यहाँ पे ब्राइटकॉम ने वो उसका इम्पेयरमेंट बुक नहीं किया है। सो दैट इज़ ऑल्सो द कंसर्न दे हैव रेज्ड, ओके। इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई है, वो जो $20 मिलियन जो उन्होंने इनिशियली दिए हैं दे विल नॉट गेट बैक, देयर इज़ नो एग्रीमेंट कि वहाँ पे रिफंड ऑफ इनिशियल अमाउंट होगा इवन इफ द डील डजंट गो ऑन। So this is the case of DOM settlement. Now fourth point is the misleading disclosure. It's very interesting, okay। यहाँ पे 2-3 पार्ट है। तो मिसलीडिंग डिस्क्लोजर्स पे हमने ऑलरेडी पहले भी बहुत सारी कंसर्न्स रेज किए हैं, ठीक है। सो टुडे वी हैव सम न्यू कंसर्न्स बाय सेबी एज वेल। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2018 में बोला था हमने EY को एज ए इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया है। देन सेबी आस्क्ड देम कि प्लीज सेंड अस द कैरिड आउट एट द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट और नॉट। देन उनको जब मिला तो पता पड़ता है कि उन्होंने रिप्लाई किया कि हमने कोई एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिट नहीं अपॉइंट किया है, ठीक है। और जो उनको इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट मिली थी सेबी को, वहाँ पे किसी के सिग्नेचर भी नहीं थे, नो एक्सटर्नल पार्टी हैज साइंड, ठीक है। एंड ब्राइटकॉम फाइनली रिप्लाइड कि कंसिडरिंग द इवॉल्व बिजनेस सिचुएशंस दे आर कंसिडरिंग टुडे टू अपॉइंट एन एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर। बट द पॉइंट इज दैट जब उन्होंने 2018 में बोला कि हमने EY को इंटरनल ऑडिट अपॉइंट किया है, उस अपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने कोई अदर डिस्क्लोजर नहीं दिया कि वो अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ है या एनीथिंग दैट। और उस EY के अपॉइंटमेंट होने के बाद उन्होंने कोई EY रिलेटेड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं दिए। सो दिस इज हाउ दे आर मिसलीडिंग द डिस्क्लोजर विच सेबी हैज पॉइंटेड आउट, okay। So this should not be the case. If you have disclosed that you have appointed the internal auditor, a general investor or stakeholder will assume that the internal audit is done by the external party, since currently the law does not require the disclosure of official internal audit reports publicly। तो यहाँ पे कभी भी उसकी बात नहीं आती है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट रिलेटेड इतने डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है लॉ में भी। तो सबने यही माना कि यहाँ पे EY उनका इंटरनल ऑडिट कर रहा होगा, बट एक्चुअली व्हेन सेबी आस्क्ड देम देन पता चलता है कि वो तो इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल से करा ही नहीं रहे। देन व्हाई दे गिव द इनिशियल डिस्क्लोजर कि दे हैव अपॉइंटेड द इंटरनल ऑडिटर, दे शुड हैव केम अप विद द क्लैरिफिकेशन प्रोबेबली, ओके। सो दिस वाज वन ऑफ द अनदर पॉइंट दे हैव रेज्ड। एंड देन देयर इज अ मिसलीडिंग डिस्क्लोजर विद द फॉरेंसिक ऑडिट, ओके। वी ऑल नो सेबी ने इनका फॉरेंसिक ऑडिट किया था एंड सेबी ने जब इनिशिएट किया था उसके 165 डेज बाद फाइनली ब्राइटकॉम ने उसका डिस्क्लोजर दिया था। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उस पूरे डिलेड डिस्क्लोजर के पीछे क्या सागा है, क्या कहानी है, वो आपको जानने से आपको पता चलेगा द इंटेंट ऑफ द कंपनी, ओके। सो आई टेल यू द फ्री इवेंट्स। 16 सितंबर 2021 को ब्राइटकॉम को लेटर मिलता है सेबी से फॉर द फॉरेंसिक ऑडिट, ठीक है। बट यहाँ पे फिर ब्राइटकॉम इसके बारे में डिस्क्लोजर नहीं देता है, ठीक है। देन सेबी वाई ईमेल 12 अक्टूबर को पूछता है कि वाई यू हैव नॉट मेड अ डिस्क्लोजर्स, ठीक है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द पर्टेनिंग टू द फॉरेंसिक ऑडिट। देन कंपनी ने बोला कि हमने आपको एक 1 अक्टूबर को यहाँ पे एक लेटर सबमिट किया है, ऑलरेडी रिक्वेस्टेड सेबी टू विड्रॉ द एक्सटर्नल ऑडिट एंड इट फर्दर स्टेटेड दैट सिंस दे आर एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम देम, ओके, सो दे हैव नॉट डिस्क्लोज्ड इट, ठीक है। देन फाइनली सेबी ने बोल दिया कि हम आपका ऑडिट यहाँ पे विड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप अभी डिस्क्लोजर दे दीजिए।
देन अगेन सेबी ने सितंबर 21 के बाद फेब 22 में वापस बोला कि वाई दे हैव नॉट डिस्क्लोज टू द एक्सचेंजेस नाउ बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डिनाइड द रिक्वेस्ट ऑफ विड्रॉल. देन सेबी से देन ब्राइटकॉम बोलता है कि हमने ऑल डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय सेबी हैज बीन ऑलरेडी सबमिटेड एंड नो डिटेल्स आर पेंडिंग एंड दे आर रिक्वेस्टिंग दैट द फाइलिंग ऑफ रिक्विजिट डिस्क्लोजर शुड नॉट बी इंसिस्टेड अपॉन. उन पे कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए आपको डिस्क्लोजर देने का फॉरेंसिक ऑडिट का. ठीक है, ये ब्राइटकॉम ने बोला है सेबी को. ओके, सो यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द कंपनी इज ट्राइंग टू यू नो नॉन डिस्क्लोजर्स. ओके, वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का डिस्क्लोजर बचाना चाह रही थी. देन फाइनली एनएससी ऑल्सो एंड बीएससी ऑल्सो डिड मल्टीपल रिमाइंडर्स एंड फाइनली सेबी ने एनएससी बीएससी को एक्सचेंज को लेटर लिखा कि प्लीज़ आप जाके एक्सचेंजेस को बोला कि आप डिस्क्लोजर दीजिए. उसके बाद एक्सचेंजेस ने डिस्क्लोजर दिया एंड देन फाइनली द Brightcom has issued a clarification on this and they have disclosed it after 165 ka delays. Okay, and we on the 1st March 2022 already raised the concern over the non-disclosure of the SEBI forensic audit. Okay, this is our tweet, we are attached for your reference. ठीक है, so this was the case. देन यहाँ पे रीजन्स फॉर नॉन डिस्क्लोजर्स वगैरह है वो यहाँ पे बताया था. ठीक है, वो आई हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट दैट फैक्ट. नाउ विल कम बैक टू द फिफ्थ पॉइंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिलेटेड. ओके, सो आई विल बी वेरी क्विक नाउ. इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिलेटेड यहाँ पे क्या बोला है तो मैं आपको समझा देता हूँ. इंडिपेंडेंट ऑडिटर एक कंपनी में कैसे अपॉइंट होता है. जब भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो उसके लिए बोर्ड रिजोल्यूशन लगता है. और जब आप फर्स्ट टाइम अपॉइंट करते हो तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है शेयर होल्डर्स का. अगर आप रीअपॉइंटमेंट कर रहे हो सेकंड टर्म के लिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर डायरेक्टर का तो आपको यहाँ पे लगेगा बेसिकली बोर्ड रिजोल्यूशन प्लस यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स. यहाँ पे क्या हुआ था, एक पर्टिकुलर डायरेक्टर है, उसके केस में क्या हुआ, ये उसका फर्स्ट टर्म था. ठीक है, दैट हैज़ बीन डन. ओके, विद दैट वाज प्रॉपर. बट सेकंड टर्म में क्या किया, जब इनको वापस अपॉइंट कर रहे थे तो केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ही यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया. ठीक है, प्रॉब्लम ये था यहाँ पे शेयर होल्डर का रिजोल्यूशन लगता था, स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी जो नहीं ली गई, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं लिया गया. एंड दैट्स वाई सेबी सेड कि ये जो पीरियड है 27 दिसंबर से 2017 वाला, यहाँ पे बोर्ड की इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन है. बिकॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्चुअल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, उसका अपॉइंटमेंट इज इनवैलिड एंड सो एज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑडिट कमिटी एज वेल. क्योंकि ऑडिट कमिटी के मेंबर थे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड दैट ऑडिट कमिटी इज ऑल्सो नॉट वैलिड. ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दे हैव रेज्ड. देन फाइनली यहाँ पे एक और चीज़ बोली उस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड. सो दैट मिस्टर रघुनाथ हु वाज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिनके अपॉइंटमेंट में सेबी ने क्वेश्चन किया है, उनकी जो डॉटर थी दैट हैज़ बीन द लीड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ऑफ द ब्राइटकॉम ग्रुप सिंस 2018. एंड अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो लॉ बोलता है कि जहाँ पे भी आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिलेटेड हैं कंपनी से बाय वे ऑफ हैविंग रिलेटिव्स एज ए एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट अलाउड टू बी अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. सो इन एलिजिबल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया. दैट हैज बीन द रेजिंग द क्वेश्चन. इससे आपको पता चलता है ओवरऑल इनके वोटिंग, बोर्ड रिजोल्यूशंस, शेयर होल्डिंग रिजोल्यूशंस पे भी क्वेश्चन आता है. इवन आपने देखा कि इनके जब शेयर होल्डिंग ही गलत थी तो जितने भी रिजोल्यूशंस जनरल मीटिंग में पास हुए हैं या फिर जो बोर्ड रिजोल्यूशन जो पास हुए हैं वो सीम्स टू बी वॉइड बिकॉज बोर्ड का स्ट्रक्चर सही नहीं था, शेयर होल्डिंग पैटर्न बराबर नहीं था, तो वोटिंग रिजल्ट्स भी आपको गलत दिख रहे गए हैं. ठीक है, तो दैट इज अ ह्यूज क्वेश्चन ऑन द कंपनी. ओके, सो इट इज़ अ ग्रेव लैप्स ऑन द गवर्नेंस पार्ट. देन एक और यहाँ पे जो कंसर्न रेज किया था सेबी ने, वो ये बोला है कि जितनी भी आपकी मटेरियल सब्सिडरीज होती है, वेदर अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरीज वेदर इंडियन और ओवरसीज, यू हैव टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑन द बोर्ड ऑफ ऑल द मटेरियल सब्सिडरीज. ओके, सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं किया गया था किसी भी मटेरियल सब्सिडरी पे एंड दैट इज अगेन मिस नॉन कंप्लायंस ऑफ अ LODR रेगुलेशन. ठीक है, एंड यू ऑलवेज नो दैट ब्राइटकॉम के केस में most of the business 90% of the business comes from those unlisted material overseas subsidiaries. तो यहाँ पे किसी भी केस में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था. ओके, सो दैट इज़ वन केस. एंड देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एज वेल. तो सेबी ने क्या निकाला है, तो इनके दो मेन ऑडिटर थे. ठीक है, इफ यू सी 2015 से लेके 2020 तक एंड इवन टुडे ऑल्सो देर आर टू ओनली ऑडिटर्स, टू ऑडिट फर्म्स हु आर डूइंग द ऑडिट विच इज़ PCN Associates and P. Murali and Company. Now P. Murali and Company and PCN Associates are both related. How? So PCN Associates के कुछ जो वो थे डायरेक्टर, कुछ पार्टनर्स थे, they have been associated with P. Murali and Company as a consultant or article. Okay,
तो जो पीसी एंड एसोसिएट्स के कुछ पार्टनर्स थे वो पहले पी मुराली एंड कंपनी पे काम करते थे एज ए कंसल्टेंट और एज ए आर्टिकल असिस्टेंट। ओके, सो दे सेबी ने यहाँ पे बोला है कि ये सिंस सेम नेटवर्क फर्म में आ रहे हैं तो दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। ठीक है, बिकॉज आपका कूलिंग पीरियड लॉ होता है जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, आप बोल सकते वहाँ पे लिखा गया है कि आप एक सेम नेटवर्क की ऑडिट फर्म को बार बार अपॉइंट नहीं कर सकते हो। सो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैड बीन इन द क्वेश्चन, internal auditor has been in the question, statutory auditor has been in the question. So you can understand how the things have been in the company. Then there is an important fact which they have raised is that the opinion on the financial statement is also questionable. Okay, so यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ बोली है, even after knowing so much disclosure lapses and नॉन ऑडिटरी नेचर थिंग्स, उनकी सब्सिडरी के फाइनेंशियल्स नहीं थे, उनका सब्सिडरी का ऑडिट नहीं होता था, किसी भी तरह का अनक्वालिफाइड या क्वालिफाइड ओपिनियन उन्होंने रेज नहीं किया है। सो इससे पता चल रहा है कि वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस पे भी क्वेश्चन आता है। देन देयर इज अनदर ग्रेव लैप्स। आपको मैंने बताया था कि जो इनके आरटीए हैं उन्होंने डेटा मेंटेन कर रखा था कि उनको पता है कि बेसिकली उनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो गलत है जो ये डिस्क्लोज कर रहे हैं। दे हैवंट मेड एनी कंप्लेंट्स। ओके, एंड वॉट सेबी हैज फाउंड आउट कि जो आरटीए था जिसके पास सही डेटा था शेयर होल्डिंग पैटर्न का, द आरटीए इज बीइंग प्रमोटेड बाय द पार्टनर ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट फर्म। ओके, सो दिस हैज़ बीन दे हैव फाउंड आउट। ठीक है, तो जो पी मुराली एंड कंपनी के एक जो पार्टनर थे, ठीक है, उनकी वाइफ यहाँ पे इनके आरटीए फर्म के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिटर थी। एंड दिस पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज ऑल्सो हैव बीन इन टू द क्वेश्चन। जो ब्राडकॉम ने जुलाई 21 का एक राइट इशू किया था, तो एक एलएलपी थी जिसने पार्टिसिपेट किया था जिसका नाम था पैलेस हाइट्स एवेन्यूज़। उन्होंने कुछ शेयर्स खरीदे थे 7.7 रुपीज़ में। ठीक है, एंड दैट स्टैट्यूटरी ऑडिटर की ही फर्म थी वो। ओके, 100% कैपिटल वॉज ओन्ड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर and they have participated and they got the allotment of the preferences, so they became the shareholders of the company as per Companies Act 2013. Statutory auditor could not hold any single share of the company. Okay, it's completely banned, and in case of Bradcom it has been. So statutory auditor का यहाँ से भी ineligible correction है। and we already raised the concern over the preferential allotment जो उन्होंने किया था, preferential issues किए थे। okay, even after the company having so much cash, why they are raising the money we don't know। okay, and few of the questionable entities have been there। okay, where the Suresh Reddy has become the partner and acquired those companies. Some of the are Mauritius based, some of them are already related to the former independent director, so that has been the case। okay, now we'll come back to the sixth part of the story, accounting irregularities। तो यहाँ पे क्या हुआ था, I'll tell you multiple irregularities थी। अभी ब्रैडकॉम का नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, उनको इंटेंजिबल एसेट्स बनानी पड़ती है एंड देन दे कैपिटलाइज इट। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, ब्रैडकॉम का जो गेस्टेशन पीरियड होता है इंटेंजिबल एसेट डेवलप करने का और रिसर्च करने का, कंप्लीट करने का 1 साल से ज़्यादा का होता है। अभी क्या होता है, मान लीजिए आज मैं इस साल कोई खर्चा कर रहा हूँ इंटेंजिबल एसेट बनाने के लिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट ईयर ही उसका कैपिटलाइजेशन कर देता था। तो मैंने जितना पैसा आज इस साल डाला नेक्स्ट ईयर में उसको कैपिटलाइज कर देता, इवन आफ्टर द फैक्ट दैट दे आर नॉट मीटिंग द रिकग्निशन क्राइटेरिया। तो दिस हैज़ बीन अ कंटिन्यूस पैटर्न। अगर आप देखोगे इन्होंने यहाँ पे खर्चा किया 102 करोड़ का अंडर डेवलपमेंट में, और इसको नेक्स्ट ईयर यहाँ पे 102 करोड़ को हटा दिया और यहाँ पे कैपिटलाइज कर दिया। ठीक है, इफ़ यू आर सीइंग 102 एंड 172 का कैपिटलाइजेशन कर दिया। दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर मल्टीपल ईयर्स। ठीक है, तो बिना रिकग्निशन वो असेट थी भी नहीं और उसको यहाँ पे असेट रिकग्नाइज कर दिया। इट लीडिंग टू अ ओवर रिकग्निशन ऑफ द इंटेंजिबल असेट्स, एंड इंटेंजिबल असेट्स इन केस ऑफ ब्रैडकॉम और एनी टेक कंपनी forms the big part of the and the significant part of the balance sheet। okay, so this has been the case। then यहाँ पे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हुआ, इम्पेयरमेंट लॉस होता है। इम्पेयरमेंट लॉस बेसिकली क्या होता है, जब आपकी एसेट्स की वैल्यू उतनी नहीं रहती है, यू बुक अ इम्पेयरमेंट लॉस। व्हेन यू डिग्रेड द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन योर बुक्स यू बुक अ इम्पेयरमेंट लॉस। देन अभी इम्पेयरमेंट लॉस उन्होंने 2 साल बुक किया था। 1 साल उन्होंने करीबन 850 करोड़ का किया था, 1 साल उन्होंने 400 करोड़ का किया था, FY19 एंड FY20। आइडियली इम्पेयरमेंट लॉस को आपको डिडक्ट करना पड़ता है आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। ठीक है, इससे आपका पैट कम हो जाएगा। बट ब्राइटकॉम ने क्या किया, एक अदर पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रिजर्व, स्पेशल रिजर्व्स होते हैं जिसको बोलते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो उन्होंने वो डिडक्शन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से किया। ठीक है, जो कि नॉट अलाउड है एज पर द लॉ। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, अगर आप देखोगे, अगर आपने आपके इम्पेयरमेंट लॉसेस को पैट से डिडक्ट नहीं किया
तो आपका पैट इन्फ्लेट हो गया। तो इन केस ऑफ FY19 इट हैज़ बीन इन्फ्लेटेड बाय अराउंड 92%, ठीक है। तो यहाँ पे सेबी ने बोला कि अगर आप इम्पेयरमेंट लॉस अगर एक्चुअली जो एज पर लॉ OCI की जगह PNL से बुक करना चाहिए, तो अगर ऐसा आप करते तो आपके पैट FY19 के 92% से कम हो जाते। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि दे हैव इन्फ्लेटेड द प्रॉफिट एज वेल। एंड इन केस ऑफ FY20 अगर वो सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते इम्पेयरमेंट लॉसेस का, तो जो उन्होंने प्रॉफिट शो किया था दे माइट हैव टर्न्ड इनटू द लॉसेज। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप देखोगे तो 92% से आपका FY19 का प्रॉफिट कम हो रहा है एंड FY20 के अंदर कंपनी लॉस में जा रही है। इट रेजिंग अ ह्यूज लैप्स ऑन द फिनेंशियल्स ऑल्सो। देन यहाँ पे एक और चीज़ थी, जब भी आप असेट का कैपिटलाइजेशन करते हो, आप यू कंस्ट्रक्ट एनी असेट, तो उसमें रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज के एक्सपेंस होते हैं इंटेंजिबल असेट के केस में। एज पर लॉ रिसर्च फेज के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं, आपको PNL से एक्सपेंस आउट करने पड़ते हैं, यू कैन नॉट कैपिटलाइज दैम। ओके, ब्राइडकॉम ने रिसर्च फेज के एक्सपेंसेस को भी कैपिटलाइज किया था। इसके कारण क्या हुआ, आपके एक्सपेंसेस अंडर रिकग्नाइज हो गए एंड आपकी असेट्स जो थी वो ओवर रिकग्नाइज हो गई। सो यू हैव इन्फ्लेटेड योर असेट्स एज वेल। सो दिस इज अनदर अकाउंटिंग इरेगुलरिटी। देन ब्राइडकॉम ऑल्सो पॉइंटेड आउट ऑन द GDPR इम्पेयरमेंट्स। तो उन्होंने क्या किया था, GDPR रूल्स के हिसाब से इम्पेयरमेंट आई थिंक November 18 तक हो जाना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं किया था। दे हैव डिलेड इट बाय 1.5 ईयर। ओके, एंड दे ऑल्सो फाइंड आउट कि उनने कुछ टेक्निकल स्टडी नहीं कंडक्ट किया है, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग जो हर साल रिक्वायर होता है वो नहीं कर रखा था, उसका कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। तो दिस हैज़ बीन ऑन द इम्पेयरमेंट एज वेल। देन यहाँ पे ब्राइडकॉम ने एक और चीज़, सेबी ने एक और चीज़ बोला है कि हमने ब्राइडकॉम से बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे एक और चीज़ मांगी थी, तो पर्टिकुलर डेटा विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरीज ओवर द इम्पेयर्ड एसेट्स, एक डेटा मांगा गया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उस डेटा के जब जवाब दिया से ब्राइडकॉम ने, तो उन्होंने 4 बार जवाब दिया, चारों बार अलग डेटा सेट दिया, ठीक है। डेटा सेट 1, डेटा सेट 2, डेटा सेट 3, डेटा सेट 4, चारों बार आपने एक ही क्वेश्चन का अलग अलग रिप्लाई दिया, रेजिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन द डॉक्यूमेंटेशन and if you see the overall integrity and overall governance structure of the company, ठीक है। so this is a very important fact and wrong classification and capitalization of assets and expenses has been done। okay, then यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने बोली है, डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग थे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि हमने बहुत सारा डेटा मांगा था, कुछ डॉक्यूमेंट आज भी इवन आफ्टर गिविंग देम 1 year of time they have not come up with the documents, though documents are still pending। and then SEBI has said this particular, ये वाला जो एक पार्ट था मैंने आपके लिए यहाँ पे डाला है, जो 20% स्टेक सेल वाला केस था, SEBI ने इसको अपने उसमें डाला था ऑर्डर में, एंड दे हैव सेड दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न वाई दे हैव लेड टू द इन्वेस्टिगेशन। ओके, एंड फाइनली यहाँ पे SEBI ने बोला है कि दे हैव पेंटेड द रोजी पिक्चर, स्पेसिफिक वर्ड्स दे हैव यूज़ किया है, दे आर नॉट एट ऑल हेजिटेट टू बेंड द रूल्स। On the top of that, company from the very start resorted to delaying tactics so that investigation process got stalled. So this means they are not at all cooperating. They are not trying to follow the rules, and they are painting a rosy picture by manipulating the disclosures, financials, and many other things as well. So this is what SEBI has find out. Now SEBI ने क्या क्या directions दिए जो important है, प्रमोटर का अभी शेयर होल्डिंग ब्लॉक कर दिया गया, they cannot sell the shares, they have to file the correct shareholding pattern within 7 days। डिस्क्लोजर्स आपको लाने पड़ेंगे सब्सिडरी फिनेंशियल्स के, गेट सब्सिडरीज ऑडिटेड, मेक रेलिवेंट चेंजेस इन द FS, increase your overall governance strength over the statutory auditor as well as internal auditor। so these are multiple cases, you need to appoint better independent directors। okay, so this has been the case। then ब्राइडकॉम ने इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स दिया है, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सिंस इट्स एन इंटरिम ऑर्डर, दे आर टेकिंग अ लीगल एडवाइस, दे माइट फाइल अ पेटिशन इन द SAT अगेंस्ट द SEBI ऑर्डर। ओके, तो SAT के ऑर्डर का और इनकी पेटिशन का आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। इट्स एन इंपॉर्टेंट इवेंट, आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड वेदर यू शुड बाय, सेल और होल्ड, इट्स द वीडियो इज कम्प्लीटली फॉर द एजुकेशनल पर्पज एंड वी डोंट हैव एनी पोजिशन इन द ब्राइडकॉम, एनी काइंड ऑफ पोजिशन, सो दिस इज अ डिस्क्लेमर। So this has been the case with the what SEBI has pointed out, and it is one of the best order I have read in recent times from the SEBI, and the language and the intent has been coming out। okay, so काफ़ी ज़्यादा ग्रेव इश्यूज थे, ठीक है। एंड आई जस्ट क्विकली गो थ्रू, हम लोग ने मार्च 2022 में जब किया था क्या क्या इश्यूज निकाले थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रेज द इशू अबाउट द फॉरेंसिक ऑडिट, देन वी रेज द इशू अबाउट द EY।
ओके इन्होंने एक बार क्या बोला था, ईवाई इनका है ना स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी है, इन्होंने एक बार पहले बोला था। ओके आई थिंक इन द कॉन कॉल ऑल्सो दे हैव सेड मल्टीपल टाइम्स। एक्चुअली ईवाई की जो ऑडिट रिपोर्ट थी वो सब्सिडरी के लिए वो कभी आई नहीं, और इन्होंने ईवाई को इंटरनल ऑडिटर भी अपॉइंट किया था। अगर ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं तो इंटरनल ऑडिटर नहीं कर सकते एक ही कंपनी को, दैट इज़ अ कंसर्न। ओके देन वी रेज्ड अ कंसर्न ओवर द फ्यू मैनेजमेंट इंटरव्यूज जो कि यहाँ पे क्वेश्चनेबल थे, विच CNBC एंड मंगलम मालू हैज़ कंडक्टेड। देन देयर हैव बीन द इक्विटी डाइल्यूशन केसेज, एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। प्रमोटर हैव बीन सीइंग बाइंग एंड सेलिंग वेरी यूजुअली। वैसे तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न कम्प्लीटली गॉन रॉन्ग, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। एंड रिसीवेबल्स एंड एंड डेट बेड डेट अमाउंट्स टू ह्यूज परसेंटेज ऑफ द बैलेंस शीट। देन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो था कि एक तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हमने कंसर्न रेज किया था। बैलेंस शीट में कुछ इंपॉर्टेंट हेड्स आते थे, उनके बारे में कोई डिटेल्स नहीं थी, लाइक अफिलेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना और किन को पैसा दे रखा है, ठीक है, वो शेयर होल्डिंग पैटर्न का हमने कंसर्न रेज किया था। अराउंड 20% स्टेक हैज़ बीन गॉन, एंड दे हैव गिवन द डिलेड बेसिकली ब्रैडकॉम ने अपने बोनस शेयर्स को डिलेड यहाँ पे क्रेडिट किया था, उसके कारण उनको पेनल्टी भी लगा था। एंड इट इज़ नॉट द ओनली टाइम दे हैव कंडक्टेड अ इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने पहले भी कुछ इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया था बिकॉज ऑफ नॉन डिस्क्लोजर्स, ओके, एंड द टाइमिंग ऑफ स्टेक सेल। दे कंटिन्यू टू चेंज देयर नेम्स विच इज़ रेजिंग अ क्वेश्चन। एंड लाइकॉज का कितना अमाउंट है, तो लाइकॉज फॉर्म्स द 10% ऑफ द ओवरऑल बैलेंस शीट एंड द रेवेन्यू, ठीक है, इट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। एंड ऑल प्रेफरेंशियल इश्यूज़ पे भी यहाँ पे कंसर्न है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे प्रेफरेंस इश्यूज़ किए हैं एंड दे हैव नॉट पार्टिसिपेटेड प्रमोटर्स। ओके देन एक टाइम उन्होंने प्रेफरेंस इशू इसलिए कैंसिल किया था बिकॉज दे हैव टू डन सम काइंड ऑफ अ कॉर्पोरेट एक्शंस। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। देन दे डिडंट पब्लिश द financials ऑफ द सब्सिडरीज विच वी हैव रेज्ड द कंसर्न। Okay, then we have raised multiple accounting red flags while they were doing the Q4 उन्होंने अपने जब Q4 financials निकाले थे। Then we raised a lot of things unexplained, यहाँ पे heads थे multiple। cash flow analysis we have done very poor। Okay, this is an important and interesting case। तो यहाँ पे एक कंपनी के प्रेसिडेंट थे जैकॉब निर्जी प्रेसिडेंट, ये उनका आई थिंक 2018 के आसपास उन्होंने ना रिज़ाइन कर दिया था जैकॉब निर्जी ने। ओके टिल 2022 कंपनी इन देयर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वाज डिस्क्लोजिंग हिम एज अ प्रेसिडेंट। व्हेन वी कंफर्म्ड विद हिम ही सेड आई एम नॉट एट ऑल एसोसिएटेड, एंड फाइनली उनको यहाँ पे निकाल दिया था, मतलब नेक्स्ट जब उन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डाला तो जैकॉब निर्जी का नाम हटा दिया था। So they have again given a fake disclosure। Okay, so this is a case with the Bradcom, and clarifications over the promoter stake sale जो pledge वाला था वो हमने भी एनालाइज किया था और NSE ने भी उसको अनटेनेबल माना है, ठीक है, एंड वोटिंग राइट्स वगैरह वो सब हमने निकाले थे, कैलकुलेट किए थे। तो दैट इज़ अ केस। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है, वो September 21 तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, एंड September 21 से वो प्रेसिडेंट स्ट्रेटजी बन गए नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगले ही टर्म के लिए आप एक नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन दे देते हो, विच इज़ इटसेल्फ अ बिग पोजीशन, प्रेसिडेंट एंड ऑफ द स्ट्रैटेजी। सो दो इट्स नॉट अ नॉन कंप्लायंस इन करंट लॉ, बट इट्स रेजिंग अ क्वेश्चन ओवर द इंडिपेंडेंस ऑफ द डायरेक्टर। ओके सो दैट हैज़ बीन अ केस। देन कुछ प्रमोटर सेलिंग अभी भी चल रहा था लास्ट टाइम भी, एंड यहाँ पे डेट वगैरह पे भी कंसर्न थे, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच वी हैव रेज्ड। सो वी हैव डन अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस ओवर द Bradcom, ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो रीड दिस आउट दीज बोथ थ्रेड्स। आई विल अटैच ऑल माई प्रीवियस थ्रेड्स इंक्लूडिंग करंट थ्रेड, ठीक है, एंड द की लर्निंग इज दैट ओके, first of all you should not believe on the narratives, you should not catch the falling knives, and corporate governance is the most important factor in the company's wealth creation। एक कंपनी में अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंसेस पे इश्यूज है, रेड फ्लैग्स है, कुछ भी अकाउंटिंग इरेगुलरिटी, यू शुड ट्राई टू अवॉइड इट। ओके डोंट गेट फॉल इनटू द नरेटिव्स विच इज अ रोजी पिक्चर्स एंड व्हाट दे आर क्लेमिंग। ट्राई टू सी द फैक्ट्स rather than fall by buying anybody else opinion, ठीक है, you should not do that। okay, and try to invest in the companies which are fundamentally strong। okay, so these are the important learnings, and आपका हमेशा asset allocation हमेशा ज़्यादा रखिए, इस तरह से रखिए कि आप एक कंपनी के प्रॉब्लम में जाने के कारण आपका पूरा पोर्टफोलियो ना हिले।
Okay, so these are the important facts, and you can please follow us on the Twitter, where we continue to post lot of analysis and lot of insights over the stock market. Okay, so you can just give us a hit on the Twitter. You can also follow us on the Telegram channel, where we put a automated news feed for the benefits of the investor. Both are completely free handle. You can join, and you can please subscribe to our channel as well, YouTube channel, if you find this whole video interesting and valuable. Thank you for being a patient listener and watching this video, and happy investing. Thank you so much.